स्टोरी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर ज़ेंग के ग्रैंडफादर की डेथ को विटनेस करते हैं। ज़ेंग अपने ग्रैंडपा की डेथ बॉडी के सामने खड़ा होता है, जो कि आधी कटी हुई है। ये देखकर भी ज़ेंग के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। उसकी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं है। ज़ेंग को सैडनेस फील ही नहीं हो रहा है, जबकि ग्रैंडपा उसके फैमिली के आखिरी मेंबर थे। ज़ेंग अपने ग्रैंडपा के साथ माउंटेन्स में रहता था और हर्ब्स कलेक्ट करता था, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। ज़ेंग अपने ग्रैंडपा को बताता है कि आज वो हर्ब्स कलेक्ट करते टाइम उसने फॉक्स के बेबी पप्स को देखा था। फिर ग्रैंडपा थोड़ी चिंता में पूछते हैं कि क्या तुमने उन पप्स को मार डाला है? इसके आंसर में ज़ेंग बोलता है, मैं क्यों ऐसा करूँगा? अगर उनकी माँ वापस आ गई और उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तभी ग्रैंडपा ज़ेंग से एक प्रॉमिस करने को बोलते हैं कि जो नेचर उसके अंदर छुपा हुआ है, उसे वो कभी बाहर नहीं आने दे। इसके बाद हम लोग ज़ोंगलियांग काउंटी में आते हैं। यहाँ पर सभी लोग उन बैंडिट्स और क्रिमिनल्स को कर्ज कर रहे होते हैं जिनको हिल पापर सोल्जर्स ने पकड़ा है। फिर हमें पता लगता है कि एक लड़के को अकेले एक कैरेज में अलग से ले जा रहे हैं और ये सब होते हुए एक मिस्टीरियस आदमी दूर विंडो से सब देख रहा होता है। तभी वो आदमी बोलता है, इतना जवान लड़का है, ये बिल्कुल मेरे यंग मास्टर की एज का लग रहा है। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, उसकी उम्र से धोखा मत खाओ, तुम जानकर हैरान रह जाओगे कि उसने कितने लोगों को सिर्फ एक साइड से मारा है। इसलिए सब उसको द स्लॉटरिंग साइड घोस्ट बुलाते हैं। फिर वो मिस्टीरियस आदमी बोलता है कि तब तो आखिर में ये सिर्फ एक मामूली खूनी हुआ। फिर दूसरा आदमी पूछता है, मार्शल रिम के ग्रेट हीरो का यहाँ कैसे आना हुआ? फिर वो मिस्टीरियस आदमी बोलता है, मेरे लिए किसी को खोजो, कोई जिसका कोई देखने वाला ना, कोई जिसके मरने से किसी को कोई फर्क ना पड़े। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टीरियस आदमी देखता है कि वो जवान लड़का हमारा मेन कैरेक्टर ज़ेंग है। यहाँ पर वो मिस्टीरियस आदमी अपने रिक्वेस्ट को कैंसिल करके जाने लगता है। फिर वो दूसरा आदमी बोलता है, तुम मुझे यहाँ बुलाकर इस तरह नहीं जा सकते। स्कॉट गाम गाम जिसको खोज रहा था वो उसे मिल गया है। इनर कैसल के जेल हाउस में ज़ेंग को भी जेल में सेपरेट रखा गया है, जहाँ पर वो रिग्रेट कर रहा होता है कि जिसने उसके ग्रैंडपा को मारा वो उसे कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट था। फिर ज़ेंग सोचता है कि अगर वो मार्शल आर्ट जानता तो क्या वो उसे हरा पाता? रुको, क्या मुझे ये मौका मिल भी पाएगा? मेरे पास कोई उम्मीद भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जेल में कहीं से स्मोक आने लगता है। ज़ेंग बचपन से अपने ग्रैंडपा के साथ बहुत सारे हर्ब्स को देखा है, इसलिए उसे तुरंत पता लग जाता है कि कौन से हर्ब से ये स्मोक बना है। साइलेंसिंग हर्ब नहीं, ये स्लीपिंग गैस है। फिर सभी गार्ड्स के साथ ज़ेंग भी सो जाता है। जेल का गेट खुलता है। फिर गाम ज़ेंग के पास जाता है और उसके लॉक्स को खोलता है, बट ज़ेंग यहाँ पर सोने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है। गाम चौंक जाता है। गाम कुछ बोलता उससे पहले ज़ेंग ने उस पर अटैक कर दिया। फिर वो भागने लगा। ज़ेंग को लगा यही उसका आखिरी मौका है जेल से भागने का, बट तुरंत ज़ेंग की बॉडी रुक जाती है। गाम उसके पैरालिसिस मेरिडियंस को प्रेस कर देता है, जिससे ज़ेंग की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। ज़ेंग सरप्राइज हो जाता है कि गाम अचानक से उसके पीछे कैसे आया। क्या वो भी मार्शल आर्टिस्ट है? क्या ये उनके ग्रुप में से है? फिर गाम मार के ज़ेंग को गिराता है। ज़ेंग सोचता है कि गाम उस किलर से सिमिलर है, बट उस किलर के लेफ्ट आई में स्कार था। गाम के पीछे से कोई आता है। गाम बोलता है, यंग मास्टर आपको बाहर ही वेट करना चाहिए था। यंग मास्टर बताते हैं कि उसने कभी प्रिजन को नहीं देखा। फिर यंग मास्टर बोलता है कि सच तो ये है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। इस सिचुएशन में कोई मेरे जैसा दिखने वाला आ जाए, कितनी अच्छी किस्मत है। मैंने सुना तुम्हें यहाँ पर मारने वाले हैं 2 दिन तक टॉर्चर करने के बाद। ज़ेंग हाँ बोलता है, कैसी बेकार जिंदगी है, हम दोनों का फेस सेम है, बट एक यंग मास्टर है और दूसरा प्रिजनर जो मरने वाला है। तुम जैसे के लिए मैं एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। द ग्रेट ऑर्डरली वुडन स्वॉर्ड हॉल का थर्ड यंग मास्टर बनने का मौका। मॉक यूंग वॉन का बॉडी डबल बनने का मौका। ज़ेंग सोचता है, फाइनली एक मौका मिला। मॉक उसको बताता है कि बॉडी डबल बनने के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो तुम्हें इस जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाले। फिर जब काम खत्म हो जाएगा तब तुम्हें खूब सारा पैसा भी मिलेगा और तुम आजाद भी हो जाओगे। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें ये खाना होगा, पॉइजन। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेंगे? जब तुम अपना टास्क कंप्लीट करोगे तब तुमको एंटीडोट मिलेगा, तो बताओ क्या करोगे? ज़ेंग मन में बोलता है, ग्रैंडपा फाइनली मुझे सेकंड चांस मिल ही गया। फिर वो पॉइजन खा लेता है। क्या अब मुझे वो मौका मिलेगा? मॉक बिल्कुल सही। गाम इसके साइकिल्स और मेरिडियंस दोनों को खोल दो। अब ज़ेंग बिल्कुल फ्री होता है। फिर सब जेल से बाहर जाने लगते हैं। गाम लीड करता है, फिर मॉक को अपने पीछे रहने बोलता है। मॉक ज़ेंग को अपने से आगे जाने बोलता है। जैसे ही गाम बोलता है ध्यान से हम सब बाहर आ गए हैं, उसी टाइम एक आवाज आती है एंड इस सीन में हम देखते हैं ज़ेंग ने मॉक की गर्दन तोड़कर उसे मार दिया है। गाम ये देखकर हैरान हो जाता है। ज़ेंग बोलता है, उप्स अब क्या करे स्कॉट गाम, लगता है फेक वाला मारा गया। ज़ेंग के अरेस्ट होने से पहले की रात। आग लगी हुई है, लोग चिल्ला रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ज़ेंग एक हाथ में खोपड़ी को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में शायद से लोगों को मार रहा है। लोगों को मारकर उसे बहुत मज़ा आ रहा है। उसे याद आ रहा है कि उसने ग्रैंडपा को एक प्रॉमिस दिया है, अपने ट्रू नेचर को हिडन रखने का। ज़ेंग सोचता है कि जब वो लोगों को मार रहा है तब उसका फेस कैसा बन रहा होगा। क्या यही इवल उसका ट्रू नेचर है? मैं नहीं बता सकता, चलो पहले इसको मारते हैं। यहाँ पर ज़ेंग को कोई किक करता है और वो दूर जाके गिरता है। वो वॉरियर ज़ेंग के सामने बहुत स्पीड में आके बोलता है, वाह, तुम्हें मार्शल आर्ट्स तक नहीं आता, फिर भी तुमने मेरे अटैक को सह लिया। ज़ेंग सोच में पड़ जाता है कि ये इतना जल्दी मेरे पास आया कैसे, ये इंसान भी है या नहीं। फिर वॉरियर ने बोला, मैं सोच रहा था हमारे पीछे कौन आ रहा है, बट वो तुम।
निकलोगे जिसको मार्शल आर्ट तक नहीं आता? ज़ैंग जान जाता है कि ये वही है जिसने उसके ग्रैंडपा को मारा, लेकिन उस वॉरियर ने स्वॉर्ड डायरेक्ट निकालकर ज़ैंग में घुसा दिया। वो ज़ैंग को वहीं मार देना चाहता था। ज़ैंग यहाँ पर बुरी तरह हार गया था, लेकिन उसने अपना टारगेट खोज लिया था। ज़ैंग ऑलमोस्ट डेड हो ही गया था, बट वो मरा नहीं। अब वो एक प्रिजनर बन गया है। अगर ज़ैंग को कोई चांस दोबारा से मिले, तो वो किसी कीमत पे उसे नहीं जाने देगा। इसलिए उसने मॉक को वहीं मार डाला। अब हम क्या करें स्कॉट गाम? लगता है फेक वाला मारा गया। गाम यहाँ बहुत गुस्सा हो जाता है। वो ज़ैंग से बोलता है, क्या तुम्हें अभी मरना है? ज़ैंग उसे समझाता है कि बॉडी डबल बनने में उतना ही खतरा है। गाम ज़ैंग के रॉ स्ट्रेंथ को देख के सरप्राइज हो जाता है। क्या मुझे सच में मारने की ज़रूरत है? मैंने ज़हर ले लिया है। अगर मुझे एंटीडोट चाहिए, तो अब मुझे तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। इससे अच्छा क्या होगा? ऑर्डरली वुडन स्वॉर्ड हॉल का थर्ड यंग मास्टर अब तुम्हारा गुलाम बन गया है। गाम, तो तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं अपने लॉजिक को धोखा दे दूं और तुम्हें अपना पपेट बना लूं? ज़ैंग स्माइल करते हुए गम की तरफ देखता है। गाम जोर से डैगर चलाता है। आज से तुम मॉग्यूंग वो हो। ज़ैंग इवल स्माइल करता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। ऑर्डरली वुडन स्वॉर्ड हॉल। गाम ज़ैंग को समझाता है कि आज से तुम्हें केयरफुल रहना होगा। हर दिन तुम्हें हॉल मेंबर से मिलना होगा। ज़ैंग, ये बिल्कुल बॉडी डबल जैसा साउंड कर रहा है। गाम, तुमने बॉडी डबल ना रह के पपेट बनने के लिए चूज किया है, तो याद रखना, अगर पकड़े गए तो इस जहर का कोई एंटीडोट नहीं है और मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा। ज़ैंग स्माइल के साथ बोलता है, हाँ। गाम उसको एंटीडोट पिल देता है और बोलता है, 24 आवर्स में ये पिल तुम्हें दोबारा लेनी होगी, नहीं तो जहर बॉडी में पूरी तरह फैल जाएगा। ज़ैंग सोचता है कि ये एक मिरेकल है कि वो अब तक जिंदा कैसे है। एंड मुझे एक चांस फिर से मिल गया। क्या ग्रैंडपा बोल रहा है कि अभी ऊपर जाने का टाइम नहीं हुआ? वेल, मैं बिना रिवेंज लिए तो जाने नहीं वाला। हाँ, रिवेंज। वो ब्लैक स्वॉर्ड वाला वॉरियर सोच रहा होगा कि मैं मर गया हूँ, क्योंकि वहाँ प्रिजन में मॉक यूंग की बॉडी पड़ी हुई है। स्वॉर्ड हॉल में वो अपने नए सूरज को देखकर खुद से प्रॉमिस करता है कि वो मार्शल आर्ट सीखेगा और उस वॉरियर को बिल्कुल ग्रैंडपा के जैसे मारेगा। ज़ैंग को मार्शल आर्ट सीखने का एक चांस तो मिला, लेकिन उस पर नज़र रखने के लिए गाम ने एक गार्ड को लगा दिया। इसका नाम गो है, जो गाम का डिसिपल है। गो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्यों गाम एक लड़के पर इतनी टाइट सिक्योरिटी रखने को बोल रहा है जिसे मार्शल आर्ट्स तक नहीं आता। गाम सोच लिया है कि वो ज़ैंग को टाइम आने पर डिस्पोज कर देगा और वो किसी न्यू साइड में जुड़ जाएगा। गो पूछता है कि अगर तुम उसे जहर दे दिए हो तो प्रॉब्लम क्या है? गाम बताता है कि ज़ैंग कोई ऐसा लड़का नहीं है जो शांति से सारे ऑर्डर्स फॉलो करेगा। वो डेंजरस है, उसके साथ रहने में कोई फायदा नहीं है। ज़ैंग समझ जाता है कि ये प्लेस इतना भी डेंजरस नहीं है जहाँ पर किसी को मेरी निगरानी करने के लिए रखा जाए। इसका मतलब गम अब साइड चेंज करने की फिराक में है। बोर होने से गो सोने लगता है। इतने में ज़ैंग गेट खोलता है। गो पूछता है, बाहर क्यों आए हो? बाथरूम जाना है क्या? अगर कुछ नहीं है तो वापस अंदर जाओ। ज़ैंग गो को बोलता है, तुम इस बात को सीक्रेट रख सकते हो। इस पे गो गुस्से में ज़ैंग को गेट पे धक्का देता है और बोलता है, अपनी लिमिट मत भूलो। मुझसे उलझ के कुछ अच्छा नहीं होगा। चुपचाप अंदर जाओ। ज़ैंग को पता लग जाता है कि गो गम से बहुत कमजोर है, तभी वो उसे उठा के पटक देता है और आर्म लॉक कर देता है। फिर वो गो के प्रेशर पॉइंट सील कर देता है, जिससे उसकी मूवमेंट हल्की सी रुक जाती है। गो को शक हो जाता है कि इसे मार्शल आर्ट्स आता है, बट गो को हिलता देख ज़ैंग बोलता है कि मैंने कुछ गलती कर दिया, मैं सिर्फ वही कॉपी कर रहा था जो मैंने आखिरी बार देखा था। गो ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। वो ज़ैंग को रोकने के लिए जहर की धमकी भी देता है और डराता है, बट फिर ज़ैंग अपना ब्लड गो के मुंह में डाल देता है। गो पॉइजन हो जाता है। वो ट्राई करता है इनर एनर्जी सर्कुलेट करने के लिए, बट कोई फायदा नहीं होता। ज़ैंग बोलता है कि उसने बचपन से काउंटलेस हर्ब्स खाए हैं और उसका ब्लड हाईली पॉइजनस है। मोस्ट ऑफ द पॉइजन्स उस पर वर्क नहीं करते, इसलिए उसे न्यूट्रलाइजर की कोई जरूरत ही नहीं है। अब ज़ैंग मॉक स्वॉर्ड मैनर के बारे में क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ गो को पता चल गया है कि ज़ैंग एक डीमन है। मेन हॉल में मैनर मास्टर के रूम में डॉक्टर मैनर मास्टर मॉक ईंदान का चेकअप करके बताते हैं कि उनकी लाइफ अब ज्यादा नहीं है, उन्हें कोई सक्सेसर पहले ही चूज कर लेना चाहिए था। अगर मैनर मास्टर मरते हैं तो चारों भाई सत्ता के लिए बहुत खून बहाएंगे। फर्स्ट वाइफ सियोक, जो अपने पहले बेटे से बहुत प्यार करती है, उसके पोजीशन को सिक्योर करने के लिए पता नहीं किस हद तक जा सकती है।
फर्स्ट वाइफ सियोक अब डॉक्टर को जाने को बोलती है। वो अब एक शामन को बुलाने वाली है, बट डॉक्टर इसका अपोज करता है। बदले में वो बोलती है अगर वो ये नहीं करेगी तो उसका हस्बैंड मर जाएगा, इसलिए वो डॉक्टर को मैनर हाउस से बाहर करवा देती है। फर्स्ट वाइफ सियोक मेड से बोलकर पूरा हॉल खाली करवा देती है। ये सब कुछ गो जेंग को बताता है। अब जेंग मैनर मास्टर से मिलने जाने वाला है। यहाँ पर जेंग को मॉक ग्यूंग के ओरिजिनल प्लान का पता चलता है। कैसे जेंग फर्स्ट सन एंड सेकंड सन तीनों को लड़वा के रास्ते से हटाना चाहता है। फर्स्ट सन जो कि 20 साल का है, वो चारों भाइयों में सबसे इनकम्पिटेंट है। ये बहुत ही बड़ा बेवड़ा और ठरकी है जो हर 2 दिन में तैवरन जाता है। सेकंड सन जो कि 18 का है, बहुत ही चालाक और कपटी है। वो क्लैन हेड बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। उनका बेस्ट प्लान ये था कि तीनों को एक रेस पर बुलाते, फिर दूसरे भाई को उकसाते जिससे वो बॉडी डबल को मार देता। फिर फर्स्ट सन सेकंड सन को मारता जो कि फेक को मारकर केयरलेस हो गया था, जिससे दोनों भाई आपस में फाइट करके मर जाते एंड फाइनली ओरिजिनल मॉकग्यूंग जीत जाता। एंड इस प्लान को फिशिंग इन ट्रबल वाटर स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ये एक अच्छा प्लान था, लेकिन जेंग ने ग्यूंग को मारकर अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी। गौ पूछता है कि हॉल मास्टर से क्यों मिलने जा रहे हो। जेंग बताता है कि यहाँ जो भी हो रहा है वो सबसे पता चलता है कि उसकी लाइफ हॉल मास्टर से कनेक्टेड है, इसलिए वो अपने सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए वहाँ जा रहा है। गौ को डर लग रहा है कि अगर गाम को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, बट जेंग बोलता है कि ये सीक्रेट उसे बताएगा कौन। सियोक मेन गेट पर सामन मायो का वेट कर रही है। फिर वो बोलती है मैं सिर्फ तुम पे इस बार विश्वास कर रही हूँ, तुम हम दोनों के डील के बारे में तो नहीं भूले ना। मायो बिल्कुल नहीं। हॉल मास्टर की सील और सीक्रेट मार्शल आर्ट्स बुक। सियो अगर तुमने ये सब खोज लिया तो मैं तुरंत 300 सिल्वर तुमको रिवॉर्ड में दूंगी। सियो सबको मैनर हाउस से बाहर कर देती है। जब वो हॉल से बाहर जाती है तब फोर्थ सन चियोन को घिन की नजर से देखती है। फिर उसके जाते ही जस्ट जैंग की एंट्री होती है, जहाँ पर गौ बताता है कि वहाँ फोर्थ यंग मास्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जैंग गौ से बेसिक ट्रेनिंग हॉर्स डांस पर इन्फो ले रहा होता है। फिर जैंग पूछता है अगर वो मार्शल आर्ट सीख जाए तो क्या वो गौ को मार सकता है। ये सुनकर गौ पूरा सरप्राइज हो जाता है। फिर गौ समझाता है कि इनर बॉडी ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स का फंडामेंटल होता है, जिसमें ब्रीदिंग के थ्रू नेचुरल एनर्जी को बॉडी में स्टोर किया जाता है और जब की स्टोर होता है तब जाके कोई स्ट्रांग बनता है। नॉर्मली एक फर्स्ट रेट वॉरियर जैसे गाम के पास हाफ साइकिल की स्टोर रहती है जो कि 30 इयर्स की होती है। तब जेंग पूछता है ये तो शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है ना। इस पर गो हाँ बोल देता है, बट गो यहाँ पर एक बात हाइड करता है कि की ट्रेनिंग की एज लिमिट होती है जो कि 5 से 9 साल की होती है। उसके बाद बॉडी में इम्प्योर एनर्जी स्टोर हो जाती है, यानी कि की ट्रेनिंग जेंग के लिए इम्पॉसिबल है। ये सोचकर गौ बहुत खुश होता है। इतने में जेंग सडनली गौ के फेस के पास आ जाता है, जिससे गौ चौंक जाता है। तुम्हारी आंखें बहुत घूम रही है, इसे निकालने का मन कर रहा है। जेंग स्माइल के साथ बोलता है गौ तुम मेरे शागिर्द बन जाओ। गौ रुकते हुए हाँ बोल देता है। जाते हुए जेंग सोचता है कि क्या गम को मारना इम्पॉसिबल है, बिकॉज वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए उसको अपने साइड रखकर कोई फायदा नहीं। गौ बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि फोर्थ सन ग्यूंग को पसंद नहीं करता। 2 साल पहले ग्यूंग ने उसकी माँ को गाली दे दी थी, जिसपे चियोन ने उसको ऑलमोस्ट जान से मार ही दिया था। इसे सुनकर जेंग बहुत खुश होता है। अब गो इंसिस्ट करने लगता है तो जेंग यहाँ से जाने के लिए मान जाता है। हॉल मास्टर के रूम में मायो किसी रिचुअल की प्रिपरेशन कर रहा है। ईदान के हार्ट पर पॉइजन जमा हो जाता है, जिसको देख के मायो सोचता है कि यह पॉइजन क्लियरली उसको मारने के लिए दिया गया है। अब तक कोई भी नॉर्मल पर्सन होता तो इतने पॉइजन से आराम से मर जाता। ये पॉइजन बहुत टाइम से इनकी बॉडी में है, इसलिए इसके सर्वाइवल के चांसेस 50% है। लेकिन मुझे अपने कमीशन को पूरा करना है। ये जिंदा रहे या नहीं इससे मुझे कोई मतलब नहीं। नाउ मायो रिचुअल को कंप्लीट करते हुए एक तालिस्म में लिखते हुए कुछ स्पेल पढ़ रहा होता है। ओ हेवनली एम्परर डिक्लेयर एज सच बियर द हेवनली स्टार्स एज ऑल इविल स्पिरिट्स फ्रॉम 5 डायरेक्शंस perish, a rebuking breath from the immortal one, and all the spirits shall be defeated. May the grand scared stars imbue energy and stifle the demons. Go forth, valiant spirits. Evil cleansing majestic general, manifested golden divine dignity. Primordial matriarch of golden armor, great thunder god of billion calamities. Imprisoned inscribed iron median, demons cleaving ritual spirit, honored crimson heavenly will, 7 stars of scorch. All at once I pray upon the spirits, let these demons be purged. All at once I pray upon the spirits, let these demons
be purged through the ritual. I prosperous the end. Abide by these divine spirits. रिचुअल के बीच में कोई गेट खोलता है जिससे मायो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डेथ एनर्जी के सडन रिलीज से मायो जेंग के नीचे आके गिरता है। यहाँ गो ये सब देखकर हैरान रह जाता है, बट जेंग हॉल मास्टर को गिर करता है। ईदान की हालत बहुत खराब है, वो कुछ नहीं बोल सकता, जिसको देखकर जेंग स्माइल करते हुए बोलता है, आई गिव माई सैल्यूटेशंस फादर। मायो बहुत जोर से दोनों को बाहर जाने को बोलता है। इस पर गौ पूछता है कि तुम कौन हो, ये सब क्या कर रहे हो। मायो समझाने की कोशिश करता है कि वो इस मिस्टीरियस इलनेस को ठीक करने का ट्राई कर रहा है, बट ये नेगेटिव एनर्जी कंडीशन को खराब कर रहा है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो। तभी ईदान एक अजीब आवाज निकालता है, जिसकी फिर उसकी आइज चेंज हो जाती है और वो हवा में फ्लोट करने लगता है। अब वो इविल स्पिरिट कंप्लीटली उसे पोजेस कर चुका है। मायो दोनों से हॉल मास्टर को होल्ड करने को बोलता है। मायो स्पेल्स पढ़ते हुए एक तालिस्मन ईंदान के फेस पे लगाता है। इविल स्पिरिट रेजिस्ट करने का ट्राई करता है, फिर वो गौ का हाथ पकड़ लेता है, जिसको देखकर गौ डर जाता है। मायो बोलता है, इविल स्पिरिट बहुत स्ट्रोंग हो गया है, अगर तुम उसके कांटेक्ट पर ज्यादा देर तक रहोगे तो वो तुम पर आ जाएगा। गौ की फटके चार हो जाती है। जब इविल स्पिरिट उसके तरफ आ रहा होता है, तब तुरंत ज़ेंग स्वॉर्ड से हॉल मास्टर का हाथ काटकर अलग कर देता है। मायो ये देखकर चौंक जाता है, बट वो स्पिरिट्स बाइसेप के साइड आ चुका होता है, जिससे इविल स्पिरिट बच जाता है। यहाँ ज़ेंग फिर से एक इविल स्माइल के साथ बिना लेट किए पूरा हाथ ही काट देता है। गौ ज़ेंग से बिल्कुल डरा हुआ है। कटे हुए हाथ में इविल स्पिरिट को तालिस्मन से सील किया जाता है। हॉल मास्टर का ब्लड निकल रहा होता है, तो गौ ने उस पार्ट को मान दिया है। अब मायो टेंशन में आ जाता है कि वो अपना काम नहीं कर पाया और ऊपर से हॉल मास्टर का हाथ भी कट गया। वो तुरंत यहाँ से भागना चाहता है, नहीं तो ये सारा ब्लेम उस पर आ जाएगा। मायो बचने के लिए बोलता है कि इविल स्पिरिट ने हॉल मास्टर को पोजेस कर लिया था और अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हॉल मास्टर मर सकते हैं। क्या तुम भी उनको मरते हुए देखना चाहते हो? ज़ेंग, क्या तुमने अभी तुम भी बोला? मायो यहाँ फंस गया। ज़ेंग पूछता है, कौन है वो? क्या वो मैडम है जिसने तुमको हायर किया था? मेरा ब्लेड तुम्हें काटना चाहता है, सिर्फ सच तुमको बचा सकता है, बताओ। मायो डर से सील और बुक का सारा सच उगल देता है। गो मैडम की इस हरकत को देखकर सोच में चल जाता है कि अगर आज हम यहाँ नहीं आते तो फर्स्ट सन की जीत पक्की थी। गौ यहाँ इंसिस्ट करता है कि हमें हॉल मास्टर को जल्दी से बचाना होगा, नहीं तो मैडम उन दोनों को जान से मरवा देगी। मायो बोलता है कि वो हॉल मास्टर को बचा सकता है, जिस पे जेंग बोलता है, नहीं, वो करो जो मैडम ने बोला है, सील और बुक का पता लगाओ। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। जेंग अब मायो की बातों को इग्नोर करके जल्दी करने को बोलता है। मायो एक वुडन डॉल को धागे से लपेटकर उस पे एक तालिस्मन लगा देता है। ये डॉल हॉल मास्टर के वेसल की तरह काम करेगा। हॉल मास्टर की बॉडी अभी बहुत कमजोर है, अगर कोई इविल स्पिरिट उनके कांटेक्ट में दोबारा आया, इस बार वो पक्का मर जाएंगे, इसलिए वो इस डॉल से इविल स्पिरिट को डिस्ट्रैक्ट करेगा। डॉल को कटे हुए हाथ में रखकर मायो रिचुअल स्टार्ट करता है। बहुत सारी इविल स्पिरिट आती है और उस डॉल को पकड़ती है। यहाँ हॉल मास्टर फिर से पोजेस होते हैं। दोनों इस प्रोसेस को देख रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अगर मायो इसको आगे कंटिन्यू करता है तो स्पिरिट पक्का रिलीज हो जाएगी, बट उसको पता है कि ज़ेंग ये बात नहीं समझेगा। अब मायो को एक आइडिया आता है। वो ज़ेंग को बोलता है, मैं इविल स्पिरिट पर कंट्रोल करने वाला हूँ, क्या गो को ये सब बात सुनना चाहिए, इसलिए उसको बाहर भेज दो। ये सुनकर गौ खुद से बाहर चल जाता है। मायो फिर से रिचुअल कंटिन्यू करता है और इविल स्पिरिट को इन्वोक करता है। इविल स्पिरिट, किसने मुझे बुलाने की हिम्मत की? मायो, मेरे सवालों का जवाब दो, क्या वो तुम थे? क्या जानना है तुम्हें? सीक्रेट बुक और सील कहाँ है? इविल स्पिरिट रुकते हुए आंसर करता है, मेडिकल चेम्बर के नीचे, स्टोर डोर के पीछे। अब दोनों को जवाब पता चल गया। ओवरलोड होने से वुडन डॉल वहीं फट जाता है। मायो जेंग से बोलता है कि धागे को काट दो, नहीं तो इविल स्पिरिट हॉल मास्टर पर कंट्रोल कर लेगा। जैसे ही जेंग धागे को काटता है, उस धागे से इविल स्पिरिट जेंग पर आ जाता है। यहाँ जेंग को पता चल गया है कि मायो ने उसे धोखा दिया है और इविल स्पिरिट जेंग को पोजेस कर लेता है। अब कैसे जेंग उस इविल स्पिरिट से बचेगा? क्या मायो मैडम को सब कुछ बता देगा? क्या जेंग मेडिकल चेम्बर का सीक्रेट अनलॉक कर पाएगा? ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि कहीं पे अगर गलती हो गई हो तो, और शेयर करो अपने उन दोस्तों को जिसने कभी मानवा नहीं पढ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।